वेलकम गाइस, आज का टारगेट 1 मिलियन लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। तेरे इश्क पर जान कुर्बान भाग -13। मधु और मीरा अपने दोस्तों के साथ सारी जगह घूमने के बाद फिर से बाजार में पहुंची। मधु एक दुकान पर अपनी माँ के लिए शॉल देख रही थी। उसने शॉल पास खड़ी सिया की दिखाते हुए पूछा, सिया, माँ के लिए ये कैसा रहेगा? सिया ने मुस्कुराते हुए शॉल हाथ में लेकर देखते हुए कहा, बहुत सुंदर है मधु, और तेरी माँ पर तो और भी प्यारा लगेगा। ये सुनकर मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने सिया से कहा, सिया, मैं इसे मीरा को दिखाकर आती हूँ। सिया ने सिर हिला दिया और अपने लिए स्वेटर देखने लगी। मधु ने दुकानदार से कहा, भैया, मैं इसे अपनी सहेली को दिखाकर आती हूँ। वो वहाँ अपने लिए टोपी देख रही है। जी, इतना कहकर दुकानदार सिया को स्वेटर दिखाने लगा। मधु भागती हुई मीरा के पास पहुंची। मीरा ने उसे देखते ही टोपी दिखाए और बोली, मधु, ये टोपी कैसी लग रही है? मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत सुंदर है मीरा। इतना सुनते ही मीरा ने टोपी मधु के सिर पर लगाते हुए कहा, अब ज्यादा अच्छी लग रही है। इतना कहकर मीरा ने पूछा, भैया, ये भी दे दीजिए दुकानदार से। अरे पर मधु ने इतना कहा ही था कि मीरा ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ मत कहना वरना हमारा झगड़ा हो जाएगा। मधु ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, अब ये तो बता कि ये शॉल माँ पर कैसा लगेगा? मीरा ने शॉल देखकर कहा, सुपर्ब लगेगा। तेरी माँ के गुस्से में तमतमाए हुए लाल चेहरे से एकदम मैच करेगा। ये सुनकर ओम मधु मीरा को घूरने लगी। मीरा ने हंसते हुए कहा, जोक था, तू हंस सकती है। मधु को भी हंसी आ गई। मीरा ने शॉल देखकर कहा, आंटी पर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं इसे ले लूं? मधु ने पूछा। हाँ, मीरा के इतना कहते ही मधु मुस्कुराते हुए फिर से दुकान पर चली गई और उसने वो शॉल दे लिया। मधु ने अपने पापा, अपने भाई के लिए भी खरीदारी की, तभी अचानक मधु की नजर एक स्वेटर पर पड़ी। उसे देखकर मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मधु ने उसे हाथ में लेकर मन ही मन कहा, ये स्वेटर मीरा पर बहुत अच्छी लगेगी और उसे पसंद भी आएगी। इतना सोचकर मधु ने दुकानदार से पूछा, भैया, पम कितने की? ये 2000 रुपये की है मैडम, दुकानदार ने कहा। मधु ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, दे दीजिए। दुकानदार मधु का सारा सामान बैग्स में डालने लगा। मधु ने अपने बैग से रुपये निकालकर उसे दिए, तभी अचानक उनकी नजर पास की दुकान पर लगे मिरर पर पड़ी, जिसमें उसे कॉफी पीता हुए ऋषभ नजर आया। उसने तुरंत पलटकर देखा तो ऋषभ सच में सामने के एक रेस्टोरेंट में बैठा कॉफी पी रहा है। उसके साथ 4 लोग और थे। मधु ऋषभ को देखते ही घबराकर पलट गई और खड़ी खड़ी कांपने लगी। दुकानदार ने उसे बैग देखकर कहा, मैडम, आपके बैग्स। मधु ने कांपते हाथों से बैग्स पकड़ लिए, पर वहां से हिलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो कुछ देर बिना हिले वही खड़ी कांपने लगी। सिया ने मधु का हाथ पकड़कर कहा, चल मधु, पास की दुकान में कुछ हैंडीक्राफ्ट चीजें देखते हैं। इतना कहकर वो उसे ले जाने लगी। तभी ऋषभ अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आया। मधु ने अपने उड़े हुए शॉल से अपना चेहरा ढक लिया। वो सिया के साथ चल तो रही थी, पर उसकी नजर ऋषभ पर थी, जो अपने दोस्तों के साथ उनकी ओर ही बढ़ा चला आ रहा था। उसे अपनी ओर आता देख मधु की घबराहट और बढ़ गई। उसने अपनी नजरें झुका ली और सिया के साथ दुकान की ओर बढ़ने लगी। ऋषभ उसके बहुत करीब आ चुका था। मधु ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली, पर ऋषभ बिना मधु की ओर देखे मधु के पास से निकल गया। सिया मधु का हाथ पकड़े दुकान पर पहुंची तो सिया ने मधु ने पूछा, ये तूने अपनी आंखें किस खुशी में बंद की है? मधु ने तुरंत अपनी आंखें खोली और नजरें घुमाकर देखने लगी, पर ऋषभ वहां नहीं था। उसने पलटकर देखा तो ऋषभ अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। उसे जाते देख मधु की जान में जान आ गई। सिया ने फिर से पूछा, क्या हुआ तुझे? मधु ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं, तू सामान देख।
मैं मीरा और बाकी सबको देखकर आती हूँ। मधु ने इतना कहा और बैग हाथ में लिए मीरा की ओर दौड़ी। ऋषभ ने अपनी गाड़ी के पास आकर गाड़ी का लॉक खोलने के लिए अपनी जेब से चाबी निकाली, पर उसे चाबी नहीं मिली। उसने खुद से कहा, ये चाबी कहाँ गुम हो गई? कहीं रेस्टोरेंट में तो नहीं छोड़ दी तूने? उसके दोस्त लक्की ने पूछा। ऋषभ ने कुछ पल सोचकर कहा, हाँ शायद टेबल पर ही छोड़ आया हूँ। मैं चाबी लेकर आता हूँ। इतना कहकर ऋषभ फिर से रेस्टोरेंट की ओर बढ़ा। इधर मधु भी उस दुकान पर पहुंची जहां उसने मीरा को देखा था, पर मीरा वहां नहीं थी। मधु घबराई हुई सी उसे ढूंढने लगी। जब उसे मीरा नजर नहीं आई तो वो परेशान होकर उसे फोन करने लगी, पर मीरा ने फोन नहीं उठाया। मधु घबराहट में वहीं खड़ी हो गई। ऋषभ उसके पीछे से चला आ रहा था। मधु ने खुद से कहा, मुझे मीरा को उस आदमी के यहाँ होने के बारे में बताना होगा। इतना कहकर मधु पलटी तो पीछे से आ रहे ऋषभ से टकरा गई। उसका सारा सामान जमीन पर गिर गया। मधु ने ऋषभ को देखते ही तुरंत शॉल से अपना चेहरा ढक लिया और जल्दी जल्दी अपने बैग उठाने लगी, पर ऋषभ ने मधु की आंखें देख ली। वो बिना कुछ कहे मधु को देखने लगा। मधु ने अपने बैग उठाए और वहां से चली गई। ये आंखें मैंने कहीं तो देखी है। ऋषभ वही खड़ा जमीन की ओर देखकर सोचने लगा। उतनी देर में मधु उसकी आंखों से ओझल हो गई। ऋषभ भी ये सोचते हुए रेस्टोरेंट की ओर बढ़ा कि उसने उन आंखों को कहीं तो देखा है। रेस्टोरेंट में पहुंचते ही उसने टेबल पर रखी अपनी गाड़ी की चाबी उठाए और चला गया। मधु एक दुकान में छिपकर उसे जाते देख रही थी। ऋषभ अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए बार बार चारों ओर अपनी नजरें घुमाकर देख रहा था। मधु भी घबराई हुई सी बार बार छिपकर उसे देख रही थी। अचानक मधु की नजर मीरा पर पड़ी, जो शायद उसे ही ढूंढ रही थी। ऋषभ के जाते ही मधु मीरा की ओर दौड़ी। उसे देखते ही मीरा ने तुरंत पूछा, कहाँ गुम हो गई थी? चल, सब लोग वहां सामने के रेस्टोरेंट में हमारा इंतजार कर रहे हैं। मीरा, मैंने उसे देखा, मधु ने घबराते हुए कहा। मधु को परेशान देखकर मीरा ने पूछा, किसे देखा? और तू इतनी डरी हुई क्यों है? मधु ने घबराकर उसे गले लगाया और रोने लगी। उसे रोते देख मीरा परेशान हो गई और उसने मधु की ओर देखकर पूछा, क्या हुआ मधु? मधु ने रोते हुए कहा, मीरा, हम यहाँ से चलते हैं। वो यही है। मीरा भी सोच में पड़ गई कि मधु किसकी बात कर रही है। मधु ने फिर से कहा, वो जो दिल्ली में। इतना कहकर मधु फिर से रोने लगी। मधु के इतना कहते ही मीरा समझ गई कि मधु किसकी बात कर रही है। उसने मधु से कहा, तू पागल हो गई है क्या? वो यहाँ कैसे हो सकता? कल हम दोनों उसकी बात कर रहे थे तो शायद तुझे किसी और को देखकर ऐसा लगा होगा कि तूने उसे देखा। मधु ने फिर से कहा, नहीं मीरा, उस आदमी को लेकर मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी कभी नहीं हो सकती। वो वही था और उसके साथ उसके दोस्त भी थे। मैं सच कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने ये मान लिया कि वो वही था, तो फिर कहाँ गया? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा, मीरा ने पूछा। मधु ने घबराकर अपना हाथ सामने सड़क की ओर बढ़ाया और उंगली दिखाते हुए मीरा से बोली, वो वहाँ। इतना सुनते ही मीरा ने मधु का हाथ पकड़ा और उसे उस रास्ते पर ले जाते हुए बोली जहां मधु ने इशारा किया था, चल अगर वो यही है तो उसे ढूंढते हैं। ये सुनकर मधु की हालत खराब हो गई और उसने मीरा से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं मीरा, तू पागल हो गई है क्या? उसे ढूंढने जा रही है। तभी वहां उनके सारे फ्रेंड्स आ गए। सुप्रिया ने मधु से पूछा, हम तुम दोनों को ही ढूंढ रहे थे। चलो यार, भूख लगी है, कुछ खाते हैं। मीरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और सब रेस्टोरेंट की ओर बढ़ने लगे। समीर ने मधु का चेहरा देखकर पूछा, इसे क्या हुआ? इसके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ नहीं,
इसे बर्फ की पहाड़ी देखनी है। मीरा के इतना कहते ही सबको फिर से हंसी आ गई और मीरा को भी सब हंसते हुए रेस्टोरेंट के अंदर आ गए, पर मधु अभी भी डरी हुई सी इधर उधर नजरें घुमाकर ऋषभ को ही देख रही थी। सब आकर चेयर्स पर बैठे। समीर वेटर को बुलाकर ऑर्डर देने लगा। मधु को परेशान देखकर मीरा ने आहिस्ता से उससे कहा, मधु वो तेरा वहम था। 3 साल पुरानी बात हो चुकी है। 3 साल में वो कहीं नजर नहीं आया तो कल बात करते ही आज कैसे यहाँ आ सकता है? तूने किसी और को देखा होगा। अब मूड ठीक कर, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, इसलिए प्लीज तू अपने साथ साथ बाकी सब का मूड खराब मत कर। मधु ने कुछ नहीं कहा। वेटर ऑर्डर लेकर आया तो समीर ने तुरंत कहा, ये सिया और मधु का पिज्जा और ये सुप्रिया का बर्गर और ये हम सब के नूडल्स। सब ने मुस्कुराते हुए खाना शुरू कर दिया। मधु ने मन ही मन खुद से कहा, मीरा ठीक ही कह रही है। कल हम उसके बारे में बात कर रहे थे, शायद इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई थी। इधर ऋषभ अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए बस यही सोच रहा था कि 2 आंखें उसने कहाँ देखी थी। उसने अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश की। उसके दोस्त उसके साथ गाड़ी में बैठे शराब पी रहे थे। अचानक ऋषभ ने अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया और बोला, वही थी। कौन? उसके पास बैठे उसके दोस्त लक्की ने पूछा। ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत अपनी गाड़ी फिर से पीछे मोड़ ली। ये देखकर लक्की ने पूछा, गाड़ी वापस क्यों घुमा ली तूने? ऋषभ ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर कहा, मैंने उस दिल्ली वाली लड़की को मॉल रोड पर देखा है। ये सुनकर उसके सारे दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। लक्की ने हैरानी से पूछा, दिल्ली वाली लड़की? ऋषभ ने उसकी ओर देखकर पूछा, करण की दिल्ली वाली शादी याद है? करण की शादी का नाम सुनते ही सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। ऋषभ के दोस्त हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, उस शादी को हम कैसे भूल सकते हैं यार, इतना एंजॉय तो मैंने अपनी खुद की शादी में नहीं किया था जितना तेरे सबसे बड़े दुश्मन तेरे भाई की न हुई शादी में किया था। काश कि वो परी भी हमारे हाथ लग जाती तो मजा दुगुना हो जाता। उसी को देखा मैंने, ऋषभ ने कहा। ये सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऋषभ ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ाते हुए कहा, उस लड़की की खूबसूरत आंखों को मैं कभी नहीं भूल सकता। वो वही लड़की थी। मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए, हर हाल में। लक्की ने ऋषभ के घर हाउस दिन तो वो लड़की बच गई पर आज नहीं बचेगी। ऋषभ ने गाड़ी और तेज की। इधर और के साथ सब लोग अपनी बस में चढ़ गए। मधुकर के पास बैठ गई पर अभी तक उसे रिकारान रहा था। उसने घबरा कर अपनी ब करते ही उसे अपनी चीखें और ऋषभ और उसकी हंसी सुनाई देने लगी। बस के चलते ही मधु ने अपनी आंखें खोल ली, तब ही मीरा आकर उसके देकर, ब कल हम पक्का पहाड़ पर जाएगा। इतना सुनते ही मधु ने मीरा की ओर देखा। तभी उनकी इसके पास से ऋषभ अपनी गाड़ी से तेजी से निकल गया, जिस पर मधु और मीरा दोनों का ही ध्यान नहीं गया। मीरा ने मधु की बाह पकड़ते हुए पूछा, तू अभी भी उसके बारे में सोचकर परेशान हो रही है? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मधु वो सच में तेरा हम ही था। प्लीज तू उसके बारे में सोचकर इतना आपसे मत हो। ये ले एप्पल खा। इतना कहकर मीरा ने मधु की ओर एप्पल बढ़ाया। मधु ने मुस्कुराते हुए एप्पल ले लिया। इधर ऋषभ अपने दोस्तों के साथ फिर से मॉल रोड पहुंचा और अपनी गाड़ी से उतरकर अपने दोस्तों के साथ मधु को टूटने लगा। उसने मॉल रोड की हर दुकान पर मधु के बारे में पूछताछ की, पर मधु के बारे में उसे कुछ पता नहीं चला। गुस्से में बीच सड़क पर आ गया और उसने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे मधु की आंखें नजर आने लगी। उसे वो पल याद आया जब उसने दिल्ली में मधु को पहली बार देखा था। उसे मधु सफेद रंग की साड़ी में नजर आ रही है। माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर हल्की सी गुलाबी रंग की लिपस्टिक, आंखों में काजल। उसे मधु के बाल उड़कर उसके चेहरे पर आते नजर आ रहे थे, जिन्हें मधु अपनी उंगलियों से अपने चेहरे से हटा रही थी।
ऋषभ आंखें बंद करे हुए ही मुस्कुराने लगा। तभी उसके दोस्त हरीश ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे लग रहा है कि तुझे कोई गलतफहमी हो गई है, कोई और लड़की होगी। इतना सुनते ही ऋषभ गुस्से में पलटा और उसने हरीश को बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। हरीश ऋषभ की इस हरकत से हैरान था। ऋषभ ने गुस्से में हरीश को कॉलर पकड़ते हुए कहा, उस लड़की को लेकर मुझे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। उसके लिए मैंने पूरा दिल्ली ज्ञान मारा था और शिमला का कोना कोना ढूंढ मरूंगा, पर उस लड़की का हामिला करके रहूंगा, समझा तू। 27। हरीश ने घबराकर सिर हिला दिया। ऋषभ ने उसकी कॉलर छोड़ी और उसकी गर्दन पकड़कर उसे अपने कर गुस्से से बोला, जमीन आसमान एक कर दो, पर उनकी को कहीं से भी ढूंढकर मेरे सामने लड़की नहीं मिली तो तुम सबका बहुत उठली, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपने ओ और जोर से चीखा, गो। उसकी आवाज सुनकर उस सारे दोस्त घबरा गए। आसपास के दुकान वाले भी उसे देखने लगे। ऋषभ फिर से चीखा, आई सेड गो। इतना सुनते ही उसके दोस्त फिर से मधु को ढूंढने लगे। वही खड़ा गुस्से में शराब पीने लगा। उसने खुद से कहा, अगर तुम इस शहर में हो तो तुम्हें हर हाल में मेरे सामने आना ही होगा। एक बार तो तुम मेरी पकड़ से बच गई, पर इस बार मैं गलती कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। इतना कहकर ने अपने माथे के बाईं ओर बने निशान को छूकर कर तुमने मुझे दी थी। जख्म तो भर गया पर निशान रह गए। रात तुम मेरा सारा खेल बिगाड़ सकती थी, पर मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, पर तू मेरा शिकार होने से बच गई। 3 साल से तुम्हें ला रहा हूँ। तुम्हें पहचानने में मुझसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। वो तुम ही थी, तुम ही थी। इतना कहकर वो फिर से शराब पीने लगा। इधर मधु और मीरा बस में बैठी सबके साथ अंताक्षरी खेल रही थी। तभी मीरा की नजर बस की खिड़की से रोहित पर पड़ी, जो अपनी खराब गाड़ी के पास खड़ा था और एक मैकेनिक उसकी गाड़ी को ठीक कर रहा था। मीरा उसे देखते चीखी, आफ्टर। मीरा की आवाज सुनते ही रोहित ने बस में बैठी मीरा को देखा और बस के पीछे दौड़ने लगा। मीरा के चीखते ही मधु ने भी खिड़की से बाहर देखा तो वो शॉक्ड हो गई। उसने तुरंत ड्राइवर से कहा, भैया प्लीज बस रोकिए। बस ड्राइवर ने बस रोक दी। बस रुकते ही रोहित अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखे हौंकने लगा। मधु और मीरा बस से उतरकर रोहित के पास पहुंची। उनके बाकी फ्रेंड भी उनके पीछे पीछे चल दिए। मधु ने हैरानी से रोहित से पूछा, रोहित आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोहित बिना कोई जवाब दिए बस हाँफने लगा। मीरा ने मधु की ओर देखकर इशारा किया तो मधु उसे घूरने लगी। मीरा ने रोहित से कहा, लगता है आपकी गाड़ी खराब हो गई है। अगर आप चाहे तो हम आपको लिफ्ट दे सकते हैं। 1 मिनट, रोहित ने इतना कहा और भागते हुए फिर से अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। उसने मैकेनिक से कहा, आप गाड़ी ठीक करिए। कुछ देर बाद मेरा नौकर आकर गाड़ी ले जाएगा। मैकेनिक ने रोहित से कहा, साहब आप एड्रेस दे दीजिए। गाड़ी ठीक होते ही मैं गाड़ी आपके घर भिजवा दूंगा। रोहित सोच में पड़ गया। ड्राइवर ने फिर से कहा, साहब वो सामने ही मेरा गराज है। आपकी गाड़ी लेकर कहीं नहीं भागूंगा, भरोसा रखिए। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, इस पहाड़ी के पीछे गुलमोहर विला नाम का एक फार्म हाउस है। गाड़ी ठीक करके वहीं पहुंचा देना। इतना कहकर रोहित ने अपना वॉलेट निकाला और 2000 का नोट निकालकर उसे दिया और बस की ओर चल दिया। मधु ने मीरा से पूछा, अब भी तू ये कहेगी कि मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। मधु ने गुस्से में कहा, ये हमारे पीछे ही यहाँ आया है। पर ये है कौन? समीर ने पूछा। रोहित को अपने करीब जाता देखा। मीरा ने समीर से कहा, बाद में बताती हूँ, पर इस वक्त तुम सब इसके साथ शराफत से मीरा ने मधु की ओर देखकर कहीं पेश आना, और तू भी। तभी रोहित उनके पास आ गया। मीरा ने में चढ़ते हुए रोहित से पूछा, वैसे आपने बताया नहीं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोहित ने बस के अंदर आकर कहा, मेरा दोस्त यहाँ एक होटल बना रहा है और आज उसके होटल का भूमि पूजन था।
मैं उसके साथ ही यहाँ आया हूँ। इतना सुनते ही मधु सीट पर बैठते हुए उसे हैरानी से देखने लगी तो रोहित ने तुरंत कहा, मैं सच कह रहा हूँ मधु। मीरा ने मुस्कुराते हुए मधु के पास बैठकर कहा, हम जानते हैं कि आप सच कह रहे हैं। रोहित मुस्कुराने लगा। बाकी सब भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। समीर ने उससे पूछा, वैसे हम कहाँ छोड़े आपको? जहाँ आपका दिल करे, रोहित ने मधु की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मधु फिर से उसे हैरानी से देखने लगी और मीरा बहुत प्यार से रोहित को देखे रही थी। इधर पहाड़ी पर करण अपनी पीठ पर बैग टांगे और हाथों में कैमरा लिए भेड़ों की तस्वीरें क्लिक कर रहा था। तस्वीरें क्लिक करते टाइम उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। भेड़ों को कुछ बच्चे पहाड़ों पर चराने के लिए लेकर आए थे। करण मुस्कुराते हुए उनकी भी तस्वीरें ले रहा था। तभी अचानक करण की निगाह सामने की पहाड़ी से नीचे आ रहे भेड़िए पर पड़ी, जो उन बच्चों में से एक के बहुत नजदीक था। भेड़ों ने जैसे ही भेड़िए को अपने नजदीक आते देखा तो वो तेजी से भाग खड़ी हुई। बच्चे भी भेड़िए को देखकर भागने लगे। उन्हें भागते देखते भेड़िया तेजी ने बच्चों की ओर लपका। करण ये सब देखकर उस बच्चे की ओर दौड़ा। वो भेड़िया उस बच्चे के बहुत करीब आ चुका। करण ने उस बच्चे की ओर भागते हुए अपनी गन निकाली और हवा में फायर करते हुए उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। भेड़िया गन की आवाज सुनकर फिर से पहाड़ी की ओर भाग गया। करण ने उस बच्चे को गोद से नीचे उतारा और उसने घुटनों के बल बैठकर उस बच्चे से पूछा, तुम ठीक हो बेटा? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? बच्चे ने सिर हिलाकर न का इशारा किया तो करण ने घबराकर उसे गले लगा। तभी कुछ लोग भागते हुए करण के पास आए। उस बच्चे ने जैसे ही अपने माँ बाप को अपने करीब आते देखा तो करण को छोड़कर वो बच्चा अपनी माँ के पास भाग गया। उस बच्चे की माँ ने रोते हुए बच्चे को गोद में उठाया और उसे प्यार करने लगी। बच्चे के पिता ने करण के पास आकर उसके आगे हाथ जोड़कर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये जगह बच्चों के लिए अनसेफ है, इसलिए आगे से अपने बच्चों को बिना हिफाजत के यहाँ कभी मत भेजिएगा। इतना कहकर करण उस पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा जहाँ उसने भेड़िए को जाते देखा था। ये देखकर उस बच्चे के पिता ने कहा, बाबूजी, आप उस तरफ मत जाए। यहाँ जंगली जानवरों का हमेशा खतरा रहता है। मुझे खतरों से खेलने में बहुत मजा आता है, करण ने बिना उनकी ओर देखे कहा और फिर से उस पहाड़ी की ओर जाने लगा। पहाड़ी पर कुछ ऊपर चढ़ते ही उसे एक मादा भेड़िया दूर में ही अपने कैमरे से उनकी तस्वीरें क्लिक करने कुछ तस्वीरें लेने के बाद वो वहां से आगे बढ़ा। उसे खरगोश भी नजर आए। करण ने उनकी भी तस्वीरें ली। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा तो करण ने खुद से कहा, मुझे जल्द श्री पहाड़ी पर पहुंच टेंट लगाना होगा। रात में बहुत से जंगली जानवर शिकार के लिए बाहर आते हैं। मैं आसानी से उनकी तस्वीरें ले सकूंगा। खुद से इतना कहकर करण अपने लिए सेफ जगह खोजने लगा, जहां रात में वो बर्फ और पानी से बच सके और अपना कैंप लगा सके। तभी उसकी नजर एक गुफानुमा जगह पर पड़ी। वो दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंचा और अपनी नजरें घुमाकर उस जगह को चारों ओर से देखने उसने खुद से कहा, ये जगह टेंट लगाने के लिए एकदम सही है। यहाँ आसपास मुझे तेंदुए के पैरों के निशान भी नजर आए हैं। आई एम श्योर की रात में यहाँ तेंदुए जरूर आते होंगे। छान कहवल फलन ने अपने कंधे से बैग उतारा और उसने से दम्प लगाने का सामान निकालने लगा। उसने आधे घंटे की मेहनत के बाद अपना टेंट लगाया और जमीन पर बिछाने के लिए गई और तकिए में हवा भरने लगा। उसने गद्दा और नदिया टेंट के अंदर लगाया। उसके बाद उसने आसपास से सूखी लड़कियों जमा की टेंट के बाहर बॉन फायर बनाया और हाथ मुंह धोने के लिए झरने की ओर बढ़ा। उसने झरने के ठंडे पानी से अपने मुंह हाथ धोए। पानी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था पर करण को कोई फर्क नहीं पड़ा। करण वापस अपने टेंट की ओर बढ़ने लगा पर इतना अंधेरा हो चुका था कि करने को ठीक से कुछ नजर ही नहीं आ रहा था।
उसने अपने फोन का टॉर्च ऑन किया और टेंट के पास पहुंचा। ठंड बढ़ गई थी, इसलिए करण ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और बॉन फायर जलाने लगा, पर फिर अचानक उसने अपने हाथ रोक लिए और लाइटर बंद करते हुए बोला, करण साहब, आपके अंदर इतनी आग है कि आपको तो बॉन फायर जलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपनी मां के पास अपने बच्चों के साथ नजर आई। और फिर आग जलाने से अगर जंगली जानवर यहाँ नहीं आएंगे तो आप उनकी पिक कैसे क्लिक करेंगे? और वैसे भी आपके इस नाइट कैमरे से अभी तक मैंने अंधेरे में एक भी तस्वीर नहीं ली है, इसलिए आज इसका मुहूर्त तो करना ही होगा। आई होप कि आज कुछ अच्छी तस्वीरें मिल सके। तभी करण को कुछ आहटें सुनाई दी। वो तुरंत अलर्ट हो गया। उसने अपनी गन ली और आहिस्ता आहिस्ता उस आहट की ओर बढ़ने लगा। अपने फोन की रोशनी में वो उस झड़ियों के पास पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। उसने अपने एक हाथ से झाड़ियां हटाई तो सामने उसे एक बर्फीले इलाकों में पाया जाने वाला हिरन नजर आया जो वहां झड़ियों को खा रहा था। फोन की रोशनी देखते ही वो भाग खड़ा हुआ। करण भी उसकी तस्वीरें लेने के लिए उसके पीछे दौड़ा। दौड़ते दौड़ते उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई दी। करण के कदम रुक गए। उसने बिना हिले अपनी नजरें चारों ओर घुमाई, पर उसे कोई नजर नहीं आया। किसी के उसकी ओर आने की आहट तेज हो रही थी। करण ये समझ गया था कि कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने तुरंत पलटकर सामने देखते हुए अपनी गन तान ली। वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।